Good evening to you guys. Very good evening to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को good evening. We are just waiting for a few minutes. Once all our persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting it. Radha, okay. Very good evening to each and every individual. Please do drop a message in the respective group of yours that the session is live, so that remaining of the persons, those who are very consistent, they can be here. Radha, a very good evening to you. Salni, very good evening to you. Kanchan, a very good evening to you. Nancy, a very good evening to you. Very good evening to each and every individual. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. हम सिर्फ अगले चंद मिनट का इंतजार कर रहे हैं. प्रशांत, a very good evening to you as well. मोहिनी, राधे राधे. सभी को नमस्कार. सभी को good evening. Very good evening to all the persons, those who are connecting. Satya, very good evening to you as well. Very good evening to everyone. Giriraj, a very good evening to you. Ashutosh ji, very good evening to you. Very good evening to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good evening. स्नेहा जी को आ जाने दीजिए, सेशन का हिस्सा हो जाने दीजिए. Then I would be letting you know something very important. हालांकि आप सबके इंटरेस्ट में है, मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस और सभी पीसीएस के छात्र सेशन का हिस्सा हो जाएं. और जैसे ही सभी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा होंगे, मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ. ज्योति जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. प्रसन्न रहें सभी स्वस्थ रहें. सिर्फ अगले चंद मिनट का इंतजार है. हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्रा और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राओं का इंतजार है, जो बहुत रेगुलर हैं हमारे साथ. वंस दे वुड बी हियर, वी वुड बी स्टार्टिंग इट. अंजलि जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू एज वेल. टिल द टाइम आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने जो पॉलिटी वाला टेस्ट दिया था, हमारे एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, उस पॉलिटी वाले टेस्ट में आपने ऑब्जर्व किया कि हाईएस्ट स्कोर्स जो थे, जिन्होंने दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था उनके कंटेक्स्ट में क्या ही कह सकते हैं. तो जिन्होंने टेस्ट दिया था वो मुझे बताना चाहते हैं कि आपने हाईएस्ट मार्क्स कितने विटनेस करे थे, सबसे ज्यादा नंबर जो है आपने कितने विटनेस करे थे, कि भैया इस बच्चे ने या इस बच्ची ने जो है अपने मार्क्स को जब शेयर किया तो उसमें से सबसे ज्यादा नंबर इतने नजर आए. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर कंपीट करने की भावना हो आपके अंदर तो आप कैसे कंपीट कर सकते हो. हर्षिता जी ने कहा कि सर 55 जो थे वह हाईएस्ट थे. मैं इंतजार कर रहा हूँ एग्जैक्टली. सो ज्योति जी ने कहा कि सर, सत्या जी ने कहा 60 जो है हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्राएं और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं. अभी एक टेस्ट था आपका, खुशबू जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू. पॉलिटी का टेस्ट था, ठीक है. उस पॉलिटी के टेस्ट में 64 क्वेश्चंस थे. उन 64 क्वेश्चंस में से 60 नंबर जो हैं एक बच्चे के आए थे और इस बच्चे को हम स्नेहा जी के नाम से जानते हैं. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी छात्र छात्रा एक बार जोरदार स्नेहा जी के लिए एप्रिसिएशन करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत शानदार लेवल का परफेक्शन है. इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंसी. ये इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है. और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू दी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. वेरी गुड इवनिंग टू यू खुशबू. वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड इवनिंग. हर इंटेलिजेंट बच्चा सफल नहीं होता, बट एट द सेम टाइम सिर्फ सफल वही होने जा रहा है जब वो एग्जाम सेंटर पे बैठा है और उस एग्जाम सेंटर पे वो आपके पेशेंस का परिचय दे रहा है, वो अपने स्वविवेक का परिचय दे रहा है, वह बिना चिंता करे हुए, बिना किसी सेकंड पर्सपेक्टिव के अपने आप से निर्णय लेने जा रहे हैं. क्योंकि ज्ञान सबके पास हो गया, नॉलेज सबके पास हो गई, सबने बहुत अच्छा सीख लिया. लेकिन जब एक पेपर आया और एक कुर्सी के लिए पेपर आया तो उस कुर्सी में 64 क्वेश्चंस थे. अब चूंकि आप जान रहे हैं कि सीट जो है अगर हम उसे सीमित कर दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सीट को सीमित कर दें और हम कहें कि सिर्फ एक सीट निकली तो उस एक सीट पर स्नेहा जी ने जो है कब्जा कर लिया, ठीक है. अब उसके बाद जाकर आज वही टेस्ट जो है
अन्य संस्था में हुआ, क्योंकि आप देख रहे थे कि आपके पास शायद 17 तारीख में आ गया था वो टेस्ट, और जिस संस्था में होना था उसमें 18 में होना था, लेकिन 18 में चूंकि बहुत जोरदार बारिश हुई तो सारे छात्र नहीं आ पाए। 19 में मैंने डेलिबरेटली टेस्ट नहीं लिया, आज मैंने उस टेस्ट को कंडक्ट करवाया, और हमारे सभी छात्र छात्र बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। सुबह इंग्लिश मीडियम वाले बैच में एक बच्ची आती है जिसका नाम सुट्टी गर्ग है, ठीक है। पिछली बार मैंने टेस्ट लिया था 55 नंबर का, उस बच्ची के 50 नंबर थे टेस्ट में। संस्था वाले जब टेस्ट लेते हैं तो वो बच्ची हमेशा संस्था के सभी टेस्ट में टॉप करती है। मेरा, जब मैं उसे बता रहा था, जब मैं सबको बता रहा था, तो मेरा विशेष जो था वो श्रुति से नहीं था। विशेष का मतलब है कि मैं श्रुति को टारगेट नहीं कर रहा था, किसी स्पेसिफिक बच्चे के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा था। मैंने वहां रखा कि बेटा ये टेस्ट जो है ऑलरेडी कहीं हो चुका है, और इस टेस्ट में 64 में से जो है 60 मार्क्स आए हैं। आप यकीन मानिएगा तकरीबन जहां तक मुझे याद है शायद 25 और 23, हाँ 48-50 बच्चों ने टेस्ट दिया संस्था में आज। वही सेम क्वालिटी का टेस्ट 48-50 बच्चों ने दिया। बस मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि एक सीट है, और इस एक सीट पर जो है 60 नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था, या सबसे पहला जो इम्प्रेशन था जब मैं बता रहा था, रिमेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स वर लुकिंग आफ्टर दैट गर्ल ओनली। जो बाकी के 47-46 बच्चे थे वो उस बच्ची की ओर देख रहे थे। तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, उसने पिछले साल मुझे ज्वाइन किया था, और पिछले साल एक बैच था। आप में से कई सारे छात्र छात्राएं जानते हैं, जिन्हें मैं बताता भी रहता हूँ कि भैया रविंद्रास IAS पर पिछले साल मैंने एक बैच को पढ़ाया। एक तो मॉर्निंग में बैच चलता था, एक इवनिंग में बैच चलता था, जिसमें मैं सिर्फ 3-4 बच्चों को पढ़ाता था। पूरे साल संस्था वालों ने उस बच्ची को पढ़वाया, पूरे साल संस्था वालों ने जो है 3 बच्चे का बैच पढ़वाया था। उसमें सुट्टी गर्ग थी, एक नवनदी करके बच्ची थी, एक अमन करके बच्चा था, ठीक है। तो वो सुट्टी जो है इतनी कंसिस्टेंट है कि हाँ 47-48 बच्चे जो है सब उसकी तरफ देख रहे थे। तो बड़ी प्यारी सी है, बहुत छोटी है, अभी सेकंड ईयर में है, एग्जैक्टली शायद सेकंड ईयर की ही स्टूडेंट है। तो सबसे कहती हूँ मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ऐसे आप सब भी टॉप कर सकते हैं। और you won't believe over the fact she scored 59 in that particular test. अब स्नेहा जी में और सुट्टी में और आप सब में, जैसे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंस से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वहाँ हमारे पास आशुतोष रघुवंशी जी हैं, अंजलि जी हैं, वहाँ हमारे पास ज्योति जी हैं, गिरिराज जी हैं, योगेश जी हैं वहाँ हमारे पास, और हमारे सभी अन्य छात्र छात्र हैं। मैं किसी भी विशेष, खुशबू जी वहाँ पर हैं, राधा जी वहाँ पर हैं हमारे पास, मोहिनी जी हमारे पास है, आशुतोष रघुवंशी जी वहाँ पर है, हर्षिता जी वहाँ हैं, अभी हमारे सभी छात्र छात्र उस लाइन में हैं। हम इंटेलिजेंस के बेसिस पे बात नहीं कर रहे, मैं कंपटीशन की भावना के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। सी लिटरली स्कोर्ड 59। तो मैं तो निश्चित तौर पर चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों से हमारे दूसरे सभी बच्चों को प्रभावित होना चाहिए। You guys can definitely put forward your hands together in the appreciation of that student as well. The name Shruti Garg. She is in the second year by this particular time. अभी वो second year में है, और 59 नंबर वो लिटरली लेकर आई। जब मैंने उससे कहा कि बेटा सीट एक ही है और ऑलरेडी 60 आ चुके हैं, अब आपको जो है देख लेना है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप फेल हुए या सफल हुए, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जब आप बात करते जाते हैं तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि 59 वाली बच्ची जो है फेल है और 60 वाली बच्ची जो है सफल है। वो ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो थी एक थी, और वो जो है हमारी स्नेहा जी लेकर गई। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये थोड़ी है कि 59 वाले, 58 वाले, 57 वाले, 56 वाले, 54, 55, 53, 52, 50, 51 वाले जो है वह फेल हैं। अगर हम वही धीरे से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दें थोड़ा सा, अगर हम 5 सीट कर दें तो वो सब सफल हो जाएंगे, जो आपके 59 वाले हैं, 58 वाले हैं, 57 वाले हैं, 56 वाले हैं। अगर हम वही 10 सीट कर दें, मोरल ऑफ द स्टोरी सुनने का प्रयास करिएगा, तो वो सारे सफल हो जाएंगे जो 55 वाले हैं, 54 वाले हैं, 53 वाले हैं, 52 वाले हैं, 51 वाले हैं। सो प्लीज बी वेरी क्लियर भैया कि आप फेल नहीं होते एग्जाम में। जब आप बहुत नजदीक होते हैं तो वह निर्धारित जो किया जाता है, वह निर्धारित किया जाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर। अगले साल सफल हो जाएंगे तो आपके अंदर का
इतना धैर्य जवाब नहीं देना चाहिए कभी भी। उम्मीद है कि आपने निश्चित तौर पर सीखने का प्रयास किया होगा कि हाँ भैया, मेहनत जो है वो नियमित अगर हम करते रहेंगे तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर जाकर हम सफल हो जाएंगे। खरगोश और कछुए की जो कहानी है उसका एसेंस जो है वो गलत बताया गया कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। उसका एसेंस है कि जो स्टेडी विंस द रेस, जो कंसिस्टेंट है वो सफल होते हैं। और सफलता जो है वो नंबर ऑफ कुर्सी से निर्धारित करी जा रही है भैया। तो 59 वाले बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं थी, 58 वाले बच्चे को, 57 वाले, 56 वाले, 54 वाले, 55, 53, 52, 51 वाले बच्चे को, 50 वाले बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि यार हम क्यों पहली पोजीशन लेकर नहीं आ पाए, हम क्यों एक सीट जो है सिक्योर नहीं कर पाए। आप अगली वर्ष जो है उस सीट को सिक्योर करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट मैटर्स how consistent you are, how honest you are, how hard working you are, and along with being how much patient you are। तो आपने अगर अपने अंदर धैर्य बना के रखा है बेटा, तो आप निश्चित तौर पे सफल होने जा रहे हैं। पर यकीन मानो आप भी मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप में से कई ऐसे हैं जो क्वालिटी मुझसे नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब अभी अगर हम गिनती करने जाएं तो उसमें गिनती 8-10 बार की भी हो जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं इसमें, कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। एक बच्चा है हिंदी मीडियम का, वो अभी हिंदी मीडियम का बच्चा सबसे पहली बार पढ़ रहा है। ही स्कोर्ड 53, उसकी 53 आए। यकीन मानिएगा मुझे श्रुति से ज्यादा खुशी उस बच्चे के लिए हुई कि यार लिटरली ही स्कोर्ड 53 आउट ऑफ द वेरी सो कॉल्ड द 64 ओनली। तो ये आप सब सफल हो जाओगे, सिर्फ धैर्य बनाए रखिएगा। ये जहां धैर्य का आपके अंदर अभाव जनरेट होना स्टार्ट होता है, जहां पेशेंस लूज करना स्टार्ट करते हैं, वहां भैया फेलियर से स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और हार नहीं माननी है। और दूसरे वो बच्चे विफल होते हैं जो बच्चे अपने मन से निर्णय लेना स्टार्ट कर देते हैं कुछ समय के बाद जाकर कि अब हम जो है अपने तरीके से स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि वो जो टेस्ट था वो बहुत आसान नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ऐसा छात्र छात्रा नहीं होगा जो ये कहना चाहेगा कि सर टेस्ट का लेवल जो था वो बहुत आसान सा था। अंजलि सी, तो मैंने ये नहीं कहा कि आप फेल हैं, मैं अभी सिर्फ 50 तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको थोड़ा सा और समय लगेगा, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए जो जिस दिन आप पेपर में बैठे। मैं मोरल ऑफ द स्टोरी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको फिर वही फेलियर की ओर लेकर जाना चाहती हैं। That's what basically I'm saying कि भैया you have to keep the patience। आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेपर का इंतजार करना होगा, आपको एग्जामिनेशन का इंतजार करना होगा। बार बार अपना इवैल्यूएशन नंबर के आधार पर नहीं करना होगा। आपको नियमितता अपने साथ रखनी होगी और अपने आप से निर्णय नहीं ले रहे होंगे। मैं अब दूसरा उन लोगों पर बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिए बेटा, क्योंकि ये दोनों बच्चे, और सिर्फ दोनों बच्चे नहीं, ऑलमोस्ट अधिकांशतर बच्चे, आप में से भी अधिकांशतर छात्र छात्राएं वो हैं जो मेरे हिसाब से चलते हैं या संस्था की प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। तो आप देखते हैं कि आप अपनी जगह पर ठीक है। और जो आप में से अपने हिसाब से चीजों को करने का प्रयास करते हैं, या जो पिछले सालों में जिन्होंने अपने हिसाब से चीजें करने का प्रयास किया, बेटा यकीन मानिए वो जिस लेवल पर पहले प्रीलिम्स में खड़े होते थे, दूसरे प्रीलिम्स में खड़े होते थे, आज वो उस लेवल पर भी स्टैंड नहीं करते। और ये उनकी खुद की वजह से है, ये हमारी वजह से नहीं है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। मैंने कई बच्चों को देखा जिन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो आपके उनके 58-59 नंबर आ रहे हैं, लेकिन शायद उनके मन में एक गलत कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और शायद संस्था न्याय नहीं कर पा रही है, टीचर्स उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। इस वजह से वो अब अपने आप के साथ जो है स्वयं न्याय करेंगे, खुद अपने साथ जो है जस्टिफिकेशन, जस्टिस जो है मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कईयों ने सिर्फ लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, कईयों ने सिर्फ सेल्फ स्टडी का हवाला देना स्टार्ट कर दिया, कईयों ने कुछ अन्य संस्थाओं को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जाकर दूसरा प्रीलिम्स दिया, मैंने देखा कि दूसरे प्रीलिम्स में उनके 42-43 आ रहे, 38-37 आ रहे। फिर मैंने अगले साल देखा कि अगले साल तो भैया वो हमारी संस्था का जो ग्रुप है उस ग्रुप को ही छोड़ दिया फिर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब ठीक ठाक बच्चे हैं, सब सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे बेहद इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समय के साथ जो है सब सफल हो जाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और अपने धैर्य का अपने अंदर से जो है धैर्य लूज मत होने दीजिएगा। कोई रिजर्वेशन आड़े नहीं आता। जब आप जो है
अच्छे से निर्णय लेना जानते हैं, और जिनके पास रिजर्वेशन की व्यवस्था है बेटा, आप तो उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखकर चलिए, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख के चलिए, बाकी कुछ देख के नहीं चलना, ठीक है। और तैयारी सिर्फ उसी तरीके से करिए जैसे कि जनरल का बच्चा जो है एक तैयारी करता है। आप जब उस भावना के साथ तैयारी करेंगे, आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। एंड that's all about the lesson which I basically want to impart to all the persons. Right now I would be heading to the next step and we would be having discussion in context of the socio-religious reform movements only. तो मैं आज अभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को स्टार्ट करूंगा, और अब हम हिंदू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको फाइंड अप करेंगे, और साथ ही साथ जो है मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। कल और परसों में इसको फाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो प्लीज मेक श्योर कि अभी आप मुझे सुन सकें इसके कंटेक्स्ट में। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। प्लीज मेक श्योर कि सीखिए जरूर चीजों से, जो चीजें आपको बताई जाती हैं उन चीजों से सीखने का प्रयास हमेशा करिए। कमिंग टू द सेम, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। पिछले सेशन में हम जो चर्चा कर रहे थे, मैं एक बार थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि आप सभी छात्र छात्राएं मुझे सिर्फ एक मूवमेंट के कंटेक्स्ट में सुन सकें। हमने पिछले सेशन में परमहंस मंडलीज पर भी चर्चा की थी, सो आई वुड बी हैविंग डिस्कशन ओवर द सेम वन मोर टाइम। मैं सिर्फ एक बार और आपके साथ परमहंस मंडली पर चर्चा करूंगा, एंड देन आई वुड बी हेडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड देन वी वुड बी एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, तो हम परमहंस मंडलीज पर चर्चा कर रहे थे, और परमहंस मंडलीज की जब आप चर्चा करते हैं तो परमहंस मंडलीज में हमने दादोबा पांडुरंग पर चर्चा करी थी, बट एट द सेम टाइम में एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। मेहताजी दुर्गा राम जी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आप सभी छात्र छात्राओं को मेहताजी दुर्गा राम का नाम भी मालूम होना चाहिए कि इनके साथ जो है वह मेहताजी दुर्गा राम भी इसके फाउंडर रहे हैं। Am I very clear? Am I understood with the correction you have to make in context of the Paramhans Mandlis? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस करेक्शन के साथ जो आपको परमहंस मंडलीज में करना है। चलिए, वेरी गुड। राधा, क्षमा, खुशबू और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं, और अभी आप मुझे सुन सकते हैं कि हमने क्या क्या फाइंड अप कर लिया है जब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। तो हमने सभी मूवमेंट्स वो जो आपके हिंदू कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है, हिंदू रिलीजन के साथ एसोसिएटेड हैं, और फिर जब हम रीजनल बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया के साथ एसोसिएटेड मूवमेंट्स को हमने वाइंड अप किया, वेस्टर्न इंडिया के साथ एसोसिएटेड मूवमेंट्स को हमने वाइंड अप किया, पैन इंडिया के साथ एसोसिएटेड मूवमेंट्स को हमने वाइंड अप किया। राइट नाउ आई वुड बी हेडिंग टू द मूवमेंट्स व्हिच आर हैविंग एसोसिएशन विद द दक्षिण भारत। अब हम उन मूवमेंट्स पे चर्चा करने जा रहे हैं जो मूवमेंट्स आपके साउथ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हैं, जो मूवमेंट्स आपके दक्षिण भारत के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे कि श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालन SNDP मूवमेंट के नाम से कंसिडर किया जाता है। इस श्री नारायण गुरु रहे और बाद में जाकर एक SNDP मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1902 में, तो हम इस पर चर्चा करने वाले। साथ ही साथ राधा, खुशबू जी, क्षमा जी, नैन्सी जी, शालिनी जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, और हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। Then I would be heading with the next step, and we would be having discussion in context of the Muslim reform movements, जहां हम फरसी मूवमेंट पर, देवबंद मूवमेंट पर, सर सैयद अहमद खान साहब अलीगढ़ मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, बहावी और वलीउल्लाह मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। जब हम सिख कम्युनिटी को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी कुछ मूवमेंट्स पर हम चर्चा करने वाले, which we would be having lately, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो फिलहाल आप मुझे सुन सकते हैं इसके कंटेक्स्ट में। आशुतोष चौहान जी, हमारी गुड इवनिंग जी। तो फिलहाल आप मुझे सुन सकते हैं श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालन SNDP के बारे में। इट वाज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु स्वामी, जिनके टेन्योर को अगर आप देखने जा रहे हैं, he was there between a period of 1856 to the period of 1928 on the earth। पृथ्वी पर, संसार में, भारत में इनका जो एग्जिस्टेंस, केरल में, वो खासकर आपके भारत में इनका जो एग्जिस्टेंस रहा वो 1856 से लेकर 1928 में रहा, और इन्होंने आगे जाकर एक मूवमेंट को स्टार्ट किया। किस वर्ष में स्टार्ट किया? तो इन्होंने 1902 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, 1902 में। कहां से काम कर रही थी ये संस्था, कहां से काम कर रहा था ये मूवमेंट? तो ये संस्था, ये मूवमेंट जो है आपके केरल से काम कर रहा था। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरु स्वामी। सेकंड पॉइंट, it was started in the year of 1902,
and third point, it was started among the Izavas community of the Kerala. अब आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि सर ये इजावास ऑफ केरल कौन है? Who were the Izavas of Kerala? Izavas were a backward caste of toddy tappers and were considered as untouchables, denied education, entry into the temples. आदिवासी थे बेसिकली, एक तरीके से बेहद पिछड़ी कास्ट है, एक इतनी पिछड़ी कास्ट जिनकी स्थिति कुछ इस तरीके की थी केरल में कि भैया इन्हें जो है अछूत माना जाता था, इन्हें जो है शिक्षा डिनाई कर दी गई थी, इन्हें जो है मंदिरों में एंट्री डिनाई कर दी गई थी। इनके बीच में राधा, क्षमा जी, हर्षदा जी, आशुतोष चौहान जी, श्रुति जी, खुशबू जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, अंजलि जी, नैन्सी जी, युवराज शर्मा जी, योगेश जी, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया किसके माध्यम से? श्री नारायण गुरु स्वामी के माध्यम से, प्रशांत कंचन। अब बोले सर ये तो ऑब्वियस है, वैसे ही समझ आ रहा है, ये मूवमेंट ना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है एक तरीके के। ये सारे मूवमेंट्स जो हैं आप इसे कास्ट रिफॉर्म्स के तौर पर देख सकते हैं। मतलब हम जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं तो एक आते हैं हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स, एक आता है हमारा रिवाइवल मूवमेंट, और एक आता है हमारा कौन सा बोले सर? कास्ट मूवमेंट। तो जब हम दक्षिण भारत में देखने जाते हैं बेटा, तो दक्षिण भारत में कास्ट मूवमेंट सबसे ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि सर दक्षिण भारत में ही सबसे बुरी स्थिति थी। और आज देखिए कि दक्षिण भारत में ये लोग अभी भी कैसे बोले सर अपनी चीजों को लेकर रेजेंट हैं, लेकिन पढ़े लिखे बेहद हैं। पर श्री एसएनडीपी ने, मतलब श्री नारायण गुरु स्वामी जी ने, he rejected the caste system and developed the concept of one caste, one religion and one God for the mankind। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है हमारे बिहार पीएससी के छात्र छात्राओं से, प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम, कि who among the following develop the concept of the one caste, one religion as well as the one God for the mankind? In such scenario, you must be thoroughly clear in context of the Sri Narayan Swami। ये इन्होंने जिस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करते हैं ना बेटा, और मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करते हैं तो कहते हैं क्विट इंडिया। मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करते हैं तो जब हम किसके कंटेक्स्ट में, डू और डाई के कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं। Likewise, you have to be thoroughly clear in context of the Sri Guru Narayan Swami. He gave up a call of one religion, one caste, and one God for the mankind. The SNDP movement was an example of regional movement born out of the conflict between depressed classes and the upper caste. Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अंदाजा हो गया बेटा कि एक ऐसा मूवमेंट है जो जाति पर आधारित है दक्षिण भारत में, और किसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए है? बोले सर अपर कास्ट जो इजावास है उनके बीच का। Heading forward to the next one, Sri Narayan धर्म परिपालन योगम SNDP is an Indian charitable society। ठीक है, कैसी सोसाइटी? बोले सर आगे जाकर एक सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। फाउंडर कौन है? तो बोले सर फाउंडर जो है पद्मनाभन पालपू जो है इसके फाउंडर हैं। किस वर्ष में इस चैरिटेबल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया? तो बोले सर 7 जनवरी 1903 में इस सोसाइटी को फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलम, केरल में इसका हेडक्वार्टर है। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मूवमेंट स्टार्ट किया गया और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हेगेमनी ऑफ ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर वन एंड ऑफ अदर कास्ट इन द जनरल। बोले सर एक तो अगर हम उसे ऐसे देखें कि जो कौन है, बोले सर श्री नारायण गुरु स्वामी है, ही फॉट फॉर द इमेंसिपेशन। किसके लिए लड़ रहे हैं? बोले सर श्री नारायण गुरु स्वामी फॉट फॉर, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा भैया हमारे सभी छात्र छात्राएं, ताकि चीजें जब आप मेंस में लिखने बैठे तो बड़े आसान तरीके से लिख सकें। fought for emancipation of oppressed caste in the society, especially for the Izavas. Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि समाज में जो शोषण हो रहा था, जो दबाया कुचला जा रहा था, किसको? बोले सर आपकी सभी डिप्रेस क्लासेस को,
और उसमें खासकर इजावा कम्युनिटी के लोगों को, तो इनके जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? बोले सर गुरु नारायण स्वामी लड़ रहे थे, क्योंकि ये खुद उस संप्रदाय से क्या थे, संबंधित थे, उस संप्रदाय से एसोसिएटेड थे, इसलिए लड़ रहे थे। तो बोले सर इन्होंने लड़ाई किस तरीके से की है? What were the ways by the medium of which he was fighting for the emancipation of oppressed caste in the society? ऐसा कुछ तो इन्होंने अलग किया होगा। बिल्कुल, just try to hear me out over the same कि इन्होंने अपनी जाति के लोगों से क्या कहा भैया, कि हम कैसे जो है इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, क्या हमारे रास्ते होंगे जिन रास्तों के माध्यम से हम लड़ सकते हैं। He asked his followers, he asked his fellow Ijabas, he asked his fellow Ijabas to abandon the profession of to abandon the profession of toddy tapping and give up the practice of drinking as well, and give up the practice of drinking as well, and give up the practice of drinking as well. His followers, Dr. Palpu, his followers, Dr. Palpu and Kumaran Asan, Dr. Palpu and Kumaran Asan popularized this movement, in 20th century. Am I very clear to every single student in terms of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि किस तरीके से इस मूवमेंट को जो है भैया लीड कर रहे हैं। इन्होंने जो अपनी इजावा कम्युनिटी के लोग हैं, उन इजावा कम्युनिटी के लोगों से कहा कि भैया ये जो टॉडी टैपिंग का वर्क है, इस टॉडी टैपिंग का हम क्या कर देंगे? बोले सर टॉडी टैपिंग के वर्क को हम आपके बंद कर देंगे, साथ ही साथ जो है हम दारू पीना जो है इसको भी बंद कर देंगे। Am I very clear to every single student in terms of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किसने किया? तो बोले सर इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया ये जो आपकी ये जो बेसिकली आपके कौन रहे? बोले सर डॉक्टर पालपू रहे और साथ ही साथ जो है कुमारन आसन रहे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जो है पॉपुलर किया। दैट्स व्हाट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हो, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव्स पर भी आपके साथ चर्चा कर सकूं। सुटी जी, ज्योति जी, गिरिराज जी, क्षमा, प्रशांत दुबेसी, कंचन दुबेसी, राधा जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्र हैं, टॉडी टैपिंग समझते हैं? जो आपका कोकोनट का पेड़ होता है, उस कोकोनट के पेड़ पर चढ़कर वो जो कोकोनट काट रहे होते हैं और उनके जो फूल्स होते हैं उनको काट रहे होते हैं, ताड़ी काटने वाले लोग, बेसिकली उसे ऐसे कहा जाता है। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? तो इस कम्युनिटी के लोगों को इजाबाज कहा जाता है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इन्हें अछूत माना गया केरल वाले रीजन में, ये आप सभी छात्र छात्राओं को समझना है। अभी क्लास के बाद जाकर गूगल पे जाइएगा और क्लास के बाद जाकर टॉडी टैपर्स वहां डालिएगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ आ जाएगा, ठीक है, कि किसी ताड़ी काटने वाले लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं। एग्जैक्टली दारू बनाते हैं उसकी। So right now heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का, ध्यान से सुनने का और ध्यान से जो है वह समझने का प्रयास करिएगा। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा कर रहे हैं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हेगेमनी ऑफ ब्राह्मण्स। एक तो ये जो ब्राह्मण्स ने क्या करके रखा है, बोले सर डोमिनेशन करके रखा है। ब्राह्मण से जो समाज को चलाने का दावा और वादा कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट ये विरोध कर रहे थे, जो स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स के अगेंस्ट था। और उसके बाद जाकर अगर आप देख रहे हैं तो सामान्यतः किसका विरोध कर रहे थे? बोले सर सभी अपर कास्ट के लोगों का, जो इस तरीके का शोषण कर रहे थे। टू एलिवेट द पोजीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन द कास्ट हायरार्की by imitating lifestyles of upper caste
इंक्लूडिंग हैविंग हायर एजुकेशन एज वेल एज प्रेस्टिजियस जॉब्स। उम्मीद है मुझे कि मैं आपको बहुत स्पष्ट हूँ बेटा, और आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि आपसे कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया ये समाज में अपनी पोजीशन को जो है वह अपलिफ्ट करना चाहते थे। और किस तरीके की पोजीशन को अपलिफ्ट करना चाहते थे? तो बोले सर ये अपनी पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस पर आप देखें तो जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल्स को इमिटेट करना चाहते थे। मतलब अपर कास्ट के लोग जो है उन अपर कास्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल को इमिटेट करना चाहते थे, अपनाना चाहते थे। अपर कास्ट के लोगों की लाइफ स्टाइल को कैसे इमिटेट किया जा सकता है? तो बोले सर अच्छी शिक्षा के माध्यम से और अच्छी नौकरी के माध्यम से जो है वो इमिटेट किया जा सकता है। उम्मीद है मुझे कि मैं आपको बहुत स्पष्ट हूँ। आशुतोष, रघुवंशी जी, नैन्सी जी, सुटी जी, ज्योति जी, खुशबू जी और हमारे सभी अन्य छात्र छात्राएं, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ बेटा। और यही तो वजह है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ समाज में एक छोटा व्यक्ति नेता बनता है, जब छोटा गरीब व्यक्ति नेता बनता है, तो सबसे पहला सुधार पता है उसके अंदर क्या होता है? जो बड़े नेता होते हैं उन बड़े नेताओं की तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। आपने सबने देखा होगा जब आपके यहाँ कोई सरपंच बनता है, अगर आपके परिवार में कोई सरपंच है, आपकी फैमिली में कोई सरपंच है या आपके गांव में कोई सरपंच है, तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा सरपंच बनने से पहले गरीब हो, लेकिन सरपंच बनने के बाद जाकर सबसे पहले उसके घर में गाड़ी आती है, फिर उसके बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं। और अगर कोई विधायक बनता है तो विधायक बनने से पहले वो गरीब हो, साइकिल से चलता हो, मोटरसाइकिल से चलता हो, लेकिन जैसे ही विधायक बन जाएगा वैसे ही उसके पास गाड़ी आ जाएगी। आजकल तो भैया है ना बड़ी स्टाइलिश गाड़ियां आने लगी हैं। फिर उसके बाद जाकर उसके बच्चे जो है विदेश पढ़ने चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि इजाबाज भी क्या करना चाहते थे। बोले सर इजाबाज भी जो है अपर कास्ट कम्युनिटी का ये जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल को एम्ब्रेस करना चाहते थे, इमिटेट करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो है higher access to the education or access to the higher education as well as the prestigious jobs. That's what you need to understand. हमारे गांव में नया घर बनता है, हाँ भैया मतलब यही है ना कि वो अपर कास्ट लोगों की तरह क्या करने का प्रयास करते हैं, पुलिस से चीजों को एम्ब्रेस करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं एसएनडीपी मूवमेंट के साथ आपको बहुत स्पष्ट हूँ। श्री नारायण गुरु स्वामी जो धर्म परिपालन है उसके साथ आपको बहुत स्पष्ट हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अब आपके साथ चर्चा करी जा सके किसके कंटेक्स्ट में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के कंटेक्स्ट में चर्चा करी जा सके। Shall I head forward to the next and please do let me know can we have further discussions in context of self respect movement? तो क्या हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर चर्चा करें भैया? नैन्सी जी, हर्षिता जी, गिरिराज जी, आशुतोष, रघुवंशी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, so just try to hear me out over the self respect movement right now। तो अभी बहुत ध्यान से मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर सुनने का प्रयास करिएगा। हेडिंग विद द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की चर्चा करी जाती है तो आपको ये वाले व्यक्ति जो है भैया याद आने चाहिए। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मतलब है ना, आपने अगर आप मूवीज देखते हैं भैया तो ये जो मैं किसी कम्युनिटी के बेसिस पर बात नहीं करूंगा, मैं किसी संप्रदाय के बेसिस पर बात नहीं कर रहा हूँ, एंड दिस इज इवन नॉट जस्ट फॉर फन एज वेल, किसी प्रकार के फन के लिए, किसी प्रकार के मजाक के लिए नहीं है। मैं बहुत सीरियस नोट पर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं या जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जब वो कुछ रिवॉल्यूशन करने निकलते हैं, जब वो कुछ रिफॉर्म्स करने निकलते हैं, और रिवॉल्यूशनरी कहें तो ज्यादा ठीक है, क्रांतिकारी करने कुछ निकलते हैं, तो उनके लाइफ स्टाइल में सबसे पहले क्या नजर आता है? बोले सर उनका लाइफ स्टाइल सबसे पहले चेंज नजर आता है। कुछ बड़ा सा सॉल्व वॉल जो है डाल लेंगे, कोई बड़ी सी दो चार मालाएं जो है वो डाल लेंगे। उम्मीद है यू डू अंडरस्टैंड और यू हैव विटनेस द वेरी सेम इन द मूवीज एज वेल। आपने मूवीज में निश्चित तौर पर देखने का प्रयास किया होगा। क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा होने के पीछे की वजह है कि भैया उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनमें एक क्रांतिकारी को देख रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो उनमें सुधार करने वाला है। तो इस वजह से कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कुछ तो अंतर होना चाहिए अपीयरेंस में। ऐसे ही अब जब इन्हें देखने जा रहे हैं, किसे देखने जा रहे हैं भैया? जब आप वी रामास्वामी नायकर साहब को देखने जा रहे हैं, ये बेसिकली ईवी रामास्वामी नायकर हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम, जिन्हें हम पैडियार के नाम से जानते हैं भैया, ठीक है।
जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अंजलि जी, खुशबू जी, सुटी जी, आशुतोष चौहान जी, हमारे सभी बिहार स्टेट और एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं। E.V. Ramaswamy Naikar started this movement in the year of 1925 in Tamil Nadu region. इन्होंने इसको कहाँ पर स्टार्ट किया? तो बोले सर इन्होंने इसको तमिलनाडु वाला रीजन जो है, तमिलनाडु वाले रीजन में स्टार्ट किया। ज्योति, हर्षिता, नैन्सी, साली, गिरिराज और सभी अन्य छात्र छात्राएं, नाम से समझ आ रहा है बेटा, कंचन जी, प्रशांत जी और सभी छात्र छात्राएं, कि ये व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था पर्सनली। तो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? बोले सर अब हमें जरूरत है हम हमारे खुद के रिस्पेक्ट में स्टैंड लेना स्टार्ट करें। दिस मूवमेंट एम्ड एट रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन culture which Naikar felt was the prime instrument of exploitation of the lower caste. Radha, am I very clear to you beta in context of the same? यही वजह है मोहिनी जी, साली जी, नैन्सी जी, राधा जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी, सभी अन्य छात्र छात्राएं, क्षमा बेटा। ईवी रामास्वामी नायकर जी को क्या लग रहा है? ईवी रामास्वामी नायकर जी को लग रहा है भैया कि ये जो आपका रिजिड कल्चर है, ये जो आपका स्टॉन्च कल्चर है, ये जो आपके एथीस्ट हैं, ये क्या करते हैं? बोले सर यही जो है शोषण की जड़ है, यही शोषण की वजह है। इसी वजह से उन्होंने किसके रिजेक्शन पर ध्यान दिया? तो बोले सर ब्राह्मणिकल रिलीजन और ब्राह्मणिकल कल्चर के रिजेक्शन पर ध्यान दिया। He sought to undermine the position of Brahmin priest by formalizing weddings without the Brahmin priest. देखो ये ठीक था, और जब आप किसी के पेट पर लात मारोगे बेटा, तो आप निश्चित तौर पर उसको प्रभावित कर सकते हो। बाकी किसी अन्य तरीके से प्रभावित कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन इस तरीके से जरूर प्रभावित किया जा सकता है। इतिहास में हमने देखा है। पेट पर लात मारने का मतलब क्या है? ये मुहावरा है। पेट पर लात मारने का मतलब है जब आप उसके एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करने का प्रयास करोगे, उसके रोजगार को प्रभावित करने का प्रयास करोगे, कुछ ना कुछ तो होगा। ईवी रामास्वामी नायकर जी का क्या मानना है? बोले सर ईवी रामास्वामी नायकर जी का मानना है कि ये उन लोगों ने किया, उन एथीस्ट ने किया, समाज में शोषण जो है उन पुजारियों की वजह से जिन्हें आप बहुत महत्व देने जा रहे हैं। तो आप कैसे सुधार करेंगे? तो बोले हम जो है हमारे यहाँ शादियों में इनको बुलाना बंद करेंगे, पुजारियों को बुलाना बंद करेंगे, बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के हम हमारे यहाँ शादियां करेंगे। Am I very clear to every single student in credits of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था बेटा, जिसे हम द्राविड़ कजगम के नाम से कंसीडर करते हैं। Please be very clear. Founded an organization. अंजलि जी, खुशबू जी, सुटी जी, आशुतोष चौहान जी और सभी छात्र छात्राएं, आपसे पूछा जा सकता है कि द्राविड़ कजगम जो है वो किसके माध्यम से स्टैब्लिश किया गया? सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि ये जो द्राविड़ कजगम है, ये द्राविड़ कजगम आपके ईवी रामास्वामी नायकर के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया। अब आपसे मन में सवाल आ सकता है क्यों किया गया आशुतोष रघुवंशी जी? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। क्योंकि हम क्या करना चाहते थे? बोले सर जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे, इसकी वजह से हमने द्राविड़ कजगम का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया। तो बोले सर ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही थी? यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को रन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर दलित्स and their professions. It also fought for reservation in the government jobs for the oppressed classes, especially for the Dalits. Am I very clear to every single student in cadets of the same? Please do let me know. Nothing to worry about. The very same I'm going to mention बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर attacked the caste system. E.V. Ramaswamy Naikar attacked the caste system which was dominated by Brahmins, which was dominated by Brahmins, which was dominated by Brahmins. He founded an organization. He founded an organization called Dravid Kazgam, called Dravid Kazgam
called Dravid Kazhagam for the upliftment of lower caste. For upliftment of lower caste. Am I very clear to everyone with the same? And that's what only I have started earlier. This organization demanded self-respect for the Dalits, self-respect for Dalits, self-respect for Dalits and their professions, It also fought for the reservation. It also fought reservation. It also fought for reservation in government jobs. For the oppressed classes. Especially for Dalits, and that's what you people need to be thoroughly clear भैया कि आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है आशुतोष रघुवंशी जी, ओके, प्लीज ध्यान रखिए। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा, ध्यान से सुनने का भी प्रयास करिए, ध्यान से समझने का भी प्रयास करिएगा भैया। हमारे सभी छात्र छात्रा हैं, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, यू कैन hear me out over this organization only. Its member organized various activities. Its members organized various activities to defy many religious rulers of that time, which included Veding, not the rulers, it would be religious rules, this would be much good to call it, many religious rules of that time, which included wedding without Brahmin priest, wedding without Brahmin priest, define the principle of Manusmriti, define the principle of Manusmriti, define the principle of Manusmriti, temple entry of lower caste, etc. Temple entry of lower caste, etc. Am I understood to you people in context of the same, in context of the various activities which has been organized by the members of the Dravid Kazhagam, you people can let me know. अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, बोलिए सर इनकी आइडियोलॉजीज जो हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजीज को आपका प्रचार प्रसार करने के लिए किसी मैगजीन को स्टार्ट किया गया, किसी बुक को स्टार्ट किया गया जिसके माध्यम से चीजें रही? बिल्कुल भैया, his ideology was reflected in his weekly journal. His ideology was reflected in his weekly journal, Kudi Arasu, 1910 in Madras. उम्मीद है मुझे कि आपको मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि 1856 से लेकर 1928 तक हमने इस व्यक्ति के बारे में पढ़ा। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ? Am I very clear to you people in context of the same? Please do let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें क्या मैं आपको स्पष्ट हूँ। हमने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 के माध्यम से जो एस्टैब्लिश किया गया तमिलनाडु में, उस पर हमने चर्चा की। इसका जो इनकी जो आइडियोलॉजीज है, उस आइडियोलॉजी को हमने जिस जर्नल के माध्यम से समझा, उस जर्नल को कुडे
अरसू के नाम से कंसीडर किया जाता है, जो 1910 में क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। दैट्स व्हाट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपके मन में ना थोड़ा सा और आना चाहिए भैया, है ना, कुछ और पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब हम द्राविड़ कजगम के बारे में सुनते हैं, आशुतोष चौहान जी के मन में सवाल आना चाहिए था, योगेश जी के मन में सवाल आना चाहिए था, और भी हमारे कई अन्य छात्र छात्राएं, तो इनके मन में भी सवाल आना चाहिए था। ध्यान से जरा, तो आपके दिमाग में भैया एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आना चाहिए, डीएमके का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो डीके पर चर्चा कर रहे थे, द्राविड़ कजगम पर द्राविड़ कजगम पर चर्चा कर रहे थे। आपके नाम दिमाग में द्राविड़ मुनेत्र कजगम का नाम आना चाहिए भैया। किसका नाम आना चाहिए? नोट पॉइंट है भैया, क्या है बोले सर? नोट पॉइंट। किसका नाम आना चाहिए? द्राविड़ मुनेत्र कजगम जो है, तो इसका नाम आना चाहिए। यू मस्ट बी thoroughly clear in context of the same। बोले सर द्राविड़ मुनेत्र कजगम का फाउंडेशन किसके माध्यम से किया गया? फिर सीएन अन्ना दुरई का नाम हम सुनते हैं, किसका नाम सुनते हैं? सीएन अन्ना दुरई। और सीएन अन्ना दुरई ने क्या कर लिया बोले सर? वर्ष 1949 में एक सेपरेट पार्टी बना ली। और कौन सी सेपरेट पार्टी बना ली बोले सर? सेपरेट पार्टी डीएमके बना ली। उम्मीद है मुझे कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट, इसे हम डीएमके के नाम से कंसीडर करते हैं। आप जानते होंगे बेटा, स्टालिन साहब की पार्टी है तमिलनाडु में, जानते हैं ना स्टालिन साहब को? सफेद कपड़े पहनते हैं, धोती पर सफेद शर्ट पहनते हैं, कॉलर उठी होती है, बेहद शानदार सा एक व्यक्ति जो है हमें नजर आता है। तो द्राविड़ कजगम से ही क्या निकल कर आया बोले सर? द्राविड़ कजगम से ही द्राविड़ मुनेत्र कजगम जो है वह निकल कर आया 1949 में, क्योंकि आइडियोलॉजीज में डिफरेंस आ गया इस वजह से। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। मालूम है क्यों ऐसा हुआ? मतलब आप सुन सकते हैं। देखो भैया, वैसे मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कई लोगों को जानकर और कई सारे लोगों को सुनकर। बोलिए सर ऐसा क्या हुआ कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए? क्या केशव चंद्र सेन की तरह कुछ हुआ था? he was criticized he was criticized by his own partymen, by his own partymen when he married Mania Mai, who was much younger than him in age। Am I understood to you people in credits of the same? Please do let me know। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ भैया कि इनका विरोध क्यों हुआ? अंजलि जी, खुशबू जी, सुटी जी, आशुतोष चौहान जी, हमारे सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्राएं, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, राधा जी, पूर्णिमा जी, क्षमा जी, अंशिका जी, ज्योति जी, हर्षिता जी, शालिनी, नैन्सी, गिरिराज, कंचन, प्रशांत। चलिए बढ़िया, हेडिंग फॉरवर्ड टू द राइट साहब। एक और पॉपुलर स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, खासकर हमारे बिहार पीसीएस के जो छात्र छात्राएं हैं, बिहार पीसीएस के छात्र छात्राओं को भैया मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिहार पीसीएस में भूले भटके कई बार स्टेटमेंट पर सवाल पूछ लिया जाता है। हालांकि आप स्टेटमेंट जितने पढ़ सके उतना ठीक है, और नहीं भी पढ़ सके तो भी कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में आपको टॉप तो नहीं करना है, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस इंडिविजुअल ओनली। पेरियार साहब से क्या निकल कर आया बोले सर? पेरियार साहब ने और बड़ी अच्छी बात करी। पेरियार साहब मतलब ईवी रामास्वामी की हम बात कर रहे हैं। वी आर फिट टू थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वी आर फिट टू थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट only when the nation of the only when the nation of a superior or inferior, superior and inferior caste is banished from our land, caste is banished
from our land. Am I very clear to you people in cadets of the same? Please do let me know so that I can head forward to the next and we can head forward in cadets of temple entry movement right now. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ भैया, ताकि अब हम अगले मूवमेंट पर चर्चा कर सकें और अब हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट पर चर्चा कर सकें. So I'm done with the same. अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए और फिर मुझे जल्दी से बताइए कि मैं आपको पूरी तरह से स्पष्ट हूं, ताकि हम आगे बढ़े और हम अगली चर्चा करें बेटा. चलिए वेरी गुड, ठीक है. तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप सभी छात्र छात्राएं मुझे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं. जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. टेम्पल एंट्री मूवमेंट को समझने से पहले आपको एक दूसरा मूवमेंट है, इस मूवमेंट को समझना होगा. प्लीज बी वेरी क्लियर कि हमने निश्चित तौर पर एक्सपांशन किया भैया चीजों में, और मैं चाहता हूँ इसी वजह से आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आप इसी वजह से हमारे बारे में अपने जैसे अन्य लोगों को बताएं. अराबीपुरम मूवमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं. किस मूवमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं? तो हम चर्चा करने वाले हैं अराबीपुरम मूवमेंट पर. अराबीपुरम मूवमेंट. श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु begin this movement. Just a minute. Sri Narayan Guru begin this movement by installing the idol of Lord Shiva at Aravipuram temple in Kerala. At Aravipuram temple in Kerala. उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं आपको टेम्पल एंट्री मूवमेंट से पहले अराबीपुरम मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ. क्योंकि अभी हम श्री नारायण गुरु स्वामी के बारे में पढ़कर आए और श्री नारायण गुरु स्वामी के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि भैया पर्टिकुलरली वो जो ब्राह्मण्स थे, उन ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, और इन जनरल अपर कास्ट के माध्यम से जो इजाबाज का शोषण हो रहा था उस पर भी ये चर्चा कर रहे थे, उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे. ऐसे ही श्री नारायण गुरु स्वामी ने आपकी अराबीपुरम मंदिर में क्या कर दिया? बोले सर भगवान शंकर की मूर्ति को जो है इंस्टॉल कर दिया. किस समय पर? बोले सर ऑन दी ओकेजन ऑफ शिवरात्रि. ऑन दी ओकेजन ऑफ शिवरात्रि की भैया शिवरात्रि में इन्होंने इसको एस्टैब्लिश कर दिया. दिस वाज डन आउट टू सेंड अ मैसेज टू अपर कास्ट. This was done out to send a message to upper caste that consecration of God's image is not monopolized right of Brahmin. Am I very clear to every single student in context of the same? Please do let me know. मोहिनी जी, पूर्णिमा जी, नैन्सी जी, शालिनी जी, क्षमा जी, अंजलि जी, खुशबू जी, सुटी जी, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, गिरिराज जी, योगेश जी, हमारे सभी अन्य छात्र छात्र हैं, प्रशांत दुबे जी, कंचन जी और सभी छात्र छात्र हैं. इन्होंने जब ऐसा किया तो इसके माध्यम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे. राधा, हर्षिता, ज्योति कैसा मैसेज देना चाहते थे बेटा? नैन्सी, शालिनी, सत्या ये मैसेज देना चाहते थे कि भगवान शंकर पर या किसी भी अन्य भगवान पर सिर्फ ब्राह्मण्स का एकाधिकार थोड़ी है. ये जो आप कह रहे हो कि नहीं भैया डिप्रेस क्लासेस के लोग जो हैं, लोअर कम्युनिटी के लोग जो हैं टेम्पल्स में एंट्री नहीं कर सकते, तो इस पर आपका अधिकार थोड़ी है, एकाधिकार थोड़ी है. मोनोपोलाइज का मतलब होता है
एकाधिकार, एंड दैट्स व्हाट वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस्ड बेटा, हमने 1000 बार डिस्कस किया है मोनोपोली को। एंड दिस इंसिडेंट gave birth to a number of temple entry movements in Kerala, in Kerala और साउथ इंडिया। केरल में और साउथ इंडिया में क्या हो गया बोले सर, इस तरीके से कई सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुए। So right now heading forward to the next, and you people, am I very clear to you people in terms of the historical background भैया? तो ये क्या हो गया बोले सर, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। और ये किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया बोले सर, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके टेम्पल एंट्री मूवमेंट का। उम्मीद है मुझे कि मैं आपको बहुत स्पष्ट हूँ इसके साथ। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। टी.के. माधवन, a prominent social reformer, he was the editor of Desh Brahmani, took up the issue of temple entry with the Travancore administration। बोले सर, एक व्यक्ति जिन्हें हम टी.के. माधवन के नाम से कंसीडर करते हैं। हालांकि सिर्फ यही संबंधित नहीं है, और भी कई सारे व्यक्ति हमें संबंधित हैं। कैमरन असंग के बारे में, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, जब हमने क्या चर्चा करी तो बोले, जब हम अभी चर्चा कर रहे थे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर, सॉरी, जब हम चर्चा कर रहे थे एसएनडीपी मूवमेंट पर, तो उस पर्टिकुलर समय में हमने चर्चा करी थी। तो टी.के. माधवन साहब हो गए, एट द सेम टाइम कौन हो गया बोले सर, कैमरन हसन हो गए। ये हमारे कैमरन हसन हो गए, श्री नारायण गुरुस्वामी हो गए। They led the entry movement in the South India। ये वो लोग हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को लीड किया। In the meanwhile, Beckham in the northern part of Travancore became a center for agitation of the temple entry। वही देखो क्या हो गया बोले सर, वो जो अब अराबीपुरम है, या आपका जो वैकम है, किस में बोले सर, त्रावणकोर में। केरल हमने पढ़ा हुआ है, त्रावणकोर हमने पढ़ा हुआ है। त्रावणकोर के नॉर्थर्न हिस्से में, नदर्न हिस्से में ये मेन सेंटर हो गया आंदोलन का। In 1924, Vaikam Satyagraha, which was led by K.P. Kesav, launched in the Kerala demanding the open of Hindu temples and roads to the untouchables as well। इस तरीके के हालात थे सत्या जी, नैन्सी जी, गदार जी, हमारे सभी अन्य छात्र हैं कि अनटचेबल्स के लिए रोड्स जो हैं वह भी अलाउ नहीं करे जाते थे, टेम्पल्स में एंट्री अलाउ नहीं करी जाती थी। गांधी undertook a tour of Kerala in support of this movement as well। आपको वैसे भी याद होना चाहिए बेटा कि हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1924 में आपके बेलगांव सेशन की अध्यक्षता करी थी। ऐसा याद आता है कि नहीं आता है? बेलगांव कर्नाटक में है भैया, दक्षिण भारत में। कि 1924 के आसपास मोहनदास करमचंद गांधी पहुंचे, और जब वो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड कर रहे हैं, तो आपके केरल में भी जा रहे हैं। लीडर्स लाइक पी कृष्णा पिल्लाई, टी.के. माधवन, के. केलप्पन, केशव मैनन, ए.के. गोपालन वर अमंग द सत्याग्रहीज। ये वो लोग हैं जो इस मूवमेंट को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे बेटा। एंड फाइनली in 1936 the Maharaja of Travancore issued a proclamation for opening the temples of all Hindus। Am I very clear to all the individuals? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्रों को बिल्कुल स्पष्ट हूँ बेटा। और इस तरीके से 1936 में क्या हुआ बोले सर, महाराजा ऑफ त्रावणकोर ने इसको ओपन कर दिया। तो उम्मीद है कि इसके साथ मैं बहुत स्पष्ट हूं आपको। दैट्स रियली वेरी गुड। बैकम बिकेम द सेंट्रल प्लेस का मतलब ये है बेटा कि मुख्य जगह हो गई, ये सेंटर बन गया जहां से सारे मूवमेंट्स, आपके टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को रन किया जा रहा था। प्रोमिनेंट प्लेस हो गई कंचन। तो हमने हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स पर चर्चा की है, और एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि हमने कौन कौन से हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स पर चर्चा की है। उसके बाद जाकर कुछ अदर रिफॉर्म मूवमेंट्स इन ब्रीफ और पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने ईस्टर्न इंडिया में ब्रह्म समाज को डिस्कस किया, तत्वबोधिनी सभा को डिस्कस किया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को डिस्कस किया, यंग बंगाल मूवमेंट प्रार्थना समाज को डिस्कस किया। अभी जब हम सदर्न इंडिया में चर्चा कर रहे थे तो हमने एसएनडीपी मूवमेंट को डिस्कस किया, हमने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को डिस्कस किया, हमने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को डिस्कस किया।
वेस्टर्न इंडिया में परमहंस मंडलीज को हमने डिस्कस किया, सत्यशोधक समाज पर हमने चर्चा की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को हमने डिस्कस किया। और जब पैन इंडिया लेवल पर आप चर्चा करते हैं तो रामकृष्ण मिशन पर हमने चर्चा की थी, आर्य समाज को हमने डिस्कस किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी को हमने डिस्कस किया। मैं आगे बढ़ूं और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स पर चर्चा करूं, उसके पहले आप मुझे थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स पर सुन सकते हैं भैया, जिनकी कंटेक्स्ट में भी कई बार राधा जी, अंजलि जी, सुटी जी, खुशबू जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया, Professor D.K. Karve took up the cause of widow remarriage, and in Madras, Veer Salingam Pantlu made Herculean efforts in the same direction as well. तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया विडो रीमैरिज के साथ साथ कौन कौन सा व्यक्ति जो है वह एसोसिएटेड है, और ये प्रोफेसर डी.के. कार्वे साहब कर क्या रहे हैं विडो रीमैरिज का जब कॉज उठा रहे हैं। प्रोफेसर डी.के. कार्वे ओपनड विडोज होम इन पूना इन 1899। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूना में जो विधवाओं के लिए जो घर खोले गए, विधवा आश्रम जो खोले गए, वह किसके माध्यम से खोले गए। सो यू मस्ट बी थोरोली क्लियर इन कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोफेसर डी.के. कार्वे। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे इन 1916, महिला शिक्षा के लिए इन्होंने भारतीय महिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी की। कहां पर बोले सर? आपके बॉम्बे में। बी.एम. मालवारी, he started a crusade against child marriage and his efforts were crowned by enactment of Ease of Consent 1891। Am I very clear to every single student कि बी.एम. मालवारी साहब की जब चर्चा करी जाती है तो बी.एम. मालवारी साहब जो है ये जो बाल विवाह हो रहे थे भैया, उस बाल विवाह के अगेंस्ट थे, और इनकी एडवोकेसी का परिणाम क्या निकला? तो इनकी एडवोकेसी का रिजल्ट जो है एज ऑफ कंसेंट एट 1891 है। सत्या जी, गिरिराज जी, राधा जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आपको समझना होगा लड़कियों की शिक्षा के लिए बैथून कॉलेज जो स्कूल है वह फाउंड किया गया किस वर्ष में? 1849 में। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बेटा। आपसे पूछा जा सकता है कि बैथून ने गर्ल्स स्कूल जो है वह कहां एस्टैब्लिश किया था? आपका आंसर होना चाहिए कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया गया। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1936। 1936 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। इन पर सवाल पूछ लिया जाता है कई बार। राधा स्वामी सत्संग जो है वो किसके माध्यम से स्टार्ट किया गया? यू मस्ट बी थोरोली क्लियर कि राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम जी के माध्यम से स्टार्ट किया गया। देव समाज, इट वाज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। यहाँ सवाल पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जस्टिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1915 and 16। अभी जस्टिस मूवमेंट जो हमारा दक्षिण भारत का था, जस्टिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1915 and 16 बाय सी.एन. मुडलियार, टी.एम. नैयर and P. Tyagaraja Chetty in Madrasa. It was against the predominance of Brahmins in education, government services as well as the politics। Am I very clear to each and every individual कि ब्राह्मण्स की जो डोमिनेशन चल रहा था शिक्षा में, गवर्नमेंट सर्विसेज, पॉलिटिक्स में, इसको लेकर एक न्याय आंदोलन की शुरुआत करी गई सी.एन. मुडलियार के द्वारा, टी.एम. नैयर के माध्यम से और पी. त्यागराज के माध्यम से। In Kerala, the Nayars started movement against the dominance of Nambudri Brahmins as well। आप जानते हैं भैया, कई बार जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता हूँ उस पर्टिकुलर एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या अभी मेरी आवाज आपको क्लियर है, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सी.वी. रमन पिल्लई साहब क्या कर रहे हैं। बोले सर सी.वी. रमन पिल्लई साहब जो है मलयाली मेमोरियल
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें एक नोबल भी लिख रहे हैं, मार्तन वर्मा की जो ग्लोरी है उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं। पद्मानभव पिल्लई जो है, ही फाउंडेड द नैयर सर्विस सोसाइटी इन 1914। 1914 में नैयर सर्विस सोसाइटी का फाउंडेशन किया गया बेटा, ताकि जो नैयर क्लास है कि मेरे साथ उस पर्टिकुलर समय में हम चर्चा करेंगे, किसके कंटेक्स्ट में चर्चा करेंगे, तो उस पर्टिकुलर समय में हम चर्चा करेंगे आपके जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है मुस्लिम्स में, तो उन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग मुस्लिम्स पर चर्चा करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिए। आप अपने डियर वंस लव्ड वंस को बता सकते हैं कि हमें हमारे एप्लीकेशन गुरुकुल क्रैक इट विद केडी सर के साथ ज्वाइन किया जा सकता है, अपनी तैयारी को एक नया रूप दिया जा सकता है। हम सिर्फ यहाँ सिलेबस पर काम नहीं करते, कंटेंट पर काम नहीं करते, आपका जो पर्सनल व्यक्तित्व है उसके इंटरेस्ट में भी काम करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।